मैं कृष्णानंद शुक्ला, श्रीमती इंदिरा गांधी इंटरमीडिएट कॉलेज पटेल नगर अकोढ़ा। बच्चों, राजनीति विज्ञान में हम अपने दूसरे भाग में देख रहे थे समकालीन राजनीति में अध्याय 4 भारत के विदेश संबंध। इस पर एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज इसी चैप्टर का ये दूसरा वीडियो है और बहुत ही गहराई से आपको ये चैप्टर हम समझाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, आज समझिएगा, चैप्टर का नाम है भारत के विदेश संबंध और इस अध्याय से आपकी बोर्ड की परीक्षा में 6 अंक आते हैं। ध्यान से समझिएगा बच्चों, इस पूरे चैप्टर को अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में यहां से 6 अंक आपको मिलेंगे। तो बच्चों, आज हम देखते हैं भारत के विदेश संबंध और इन संबंधों का निर्धारण किस प्रकार से होता है। आज इस पर चर्चा करेंगे हम, बिंदुवार आज इस टॉपिक को आपको पढ़ाएंगे। तो पहला है अंतरराष्ट्रीय संदर्भ। तो बच्चों, ये समझिए कि अंतरराष्ट्रीय संदर्भ यानी भारत की जो विदेश नीति होगी उस पर अंतरराष्ट्रीय तत्कालीन परिस्थितियों का असर होगा। पहले वीडियो में भी इस पर चर्चा की जा चुकी है कि किस प्रकार से जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय वह उपनिवेशवादी यानी साम्राज्यवादी ताकतों के चंगुल से आजाद हुआ था। ठीक है, और उस समय दुनिया में शीत युद्ध चल रहा था। एक तरह से अगर कहा जाए कि दुनिया 2 गुटों में बंटी थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और ऐसे माहौल में एक अमेरिकी गुट था और एक दूसरा सोवियत रूस का गुट था। हमने आपको पहले चैप्टर में शीत युद्ध में इन 2 गुटों के बारे में विस्तृत जानकारी दी हुई है। फिलहाल यह समझिए कि दुनिया 2 ध्रुवों में बटी हुई थी। ऐसी स्थिति में चूंकि उपनिवेशवाद का शिकार भारत हो चुका था, इसलिए उसके लिए अंतरराष्ट्रीय जिस संदर्भ में वह आजाद हुआ वह बहुत कुछ निर्धारण करती है उसके विदेश नीति के निर्धारण में। तो आज उसी को हम समझेंगे कि भारत ने सबसे पहला जो अंतरराष्ट्रीय संदर्भ था तो भारत को क्या था कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है, किसी भी साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करना है, यानी उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करना है, यानी ऐसी ताकतों से दूर रहना है। दूसरा जो है आपको क्या करना है, अपनी संप्रभुता की रक्षा करना है, यानी जो आजादी हमें बड़े बलिदान और त्याग और बड़े समय के बाद मिली उसको कैसे बचाना है, और विश्व शांति यानी शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास रखना। तो ये अंतरराष्ट्रीय संदर्भ हुआ। इन अंतरराष्ट्रीय संदर्भों या इन माहौलों के बीच में भारत देश आजाद हुआ था। अब देखिए, भारतीय विदेश नीति का अर्थ क्या होता है। तो विदेश नीति का सामान्य अर्थ बच्चों ये समझिए, एक ऐसी नीति जिससे पहला देश दूसरे देश के साथ अपना संबंध स्थापित करता है, उसे ही विदेश नीति कहते हैं। वो राजनयिक संबंध हो सकते हैं, कूटनीतिक संबंध हो सकते हैं, आर्थिक संबंध हो सकते हैं, व्यापारिक संबंध हो सकते हैं और सैनिक संबंध हो सकते हैं। कुल मिलाकर अपने हितों के लिए स्वतंत्र रूप से संबंध जो नीति स्थापित की जाती है 2 राष्ट्रों के मध्य, उसे ही विदेशी नीति यानी विदेश नीति कहते हैं। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है, आपको अगला टॉपिक समझाएंगे हम। उद्देश्य निर्धारित तत्व यानी विदेश नीति को निर्धारित करने वाले तत्व कौन से हैं और सिद्धांत कौन से हैं, इस चैप्टर में आप समझेंगे। तो देखिए, उद्देश्य सर्वप्रथम बच्चों यहां ध्यान दीजिए। उद्देश्य तो भारतीय विदेश नीति का जो उद्देश्य है वो क्या है, संप्रभुता की रक्षा करना, संप्रभुता की रक्षा करना और आर्थिक विकास। और तो बच्चों, उद्देश्य में यानी भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य क्या है, तो संप्रभुता की रक्षा करना, यानी जो हमें आजादी मिली है हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। दूसरा, आर्थिक विकास करना और तीसरा, क्षेत्रीय अखंडता की रचना करना, यानी अपने आसपास जो नए स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनकी भी रक्षा की जाए। ठीक है, तो ये भारतीय विदेश नीति के जो है उद्देश्य थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी 1947 जब अंतरिम प्रधानमंत्री थे तब से लेके 1964 तक भारतीय विदेश नीति में नेहरू का प्रभाव परिलक्षित होता है यानी दिखाई देता है। और ये तीनों उद्देश्य नेहरू जी की प्रथम प्राथमिकता में थे। अब निर्धारित तत्व कौन से हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। तो निर्धारित तत्व में आंतरिक और बाह्य यानी आंतरिक कारण और बाह्य कारण किसी भी देश की विदेश नीति को तय करते हैं। चूंकि भारत के आंतरिक कारणों में आपने देखा कि किस प्रकार से भारत किन परिस्थितियों में आजाद हुआ था और वह आजादी का मूल्य समझता था। भारत की आजादी के बाद नेहरू जी समाजवादी विचारधारा के होते हुए भी वह
साम्राज्यवाद के खिलाफ थे, वो किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहते थे, विश्व शांति के समर्थक थे। अगर दूसरे हमने प्रमुख नेता की बात करें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि चाहते थे कि भारत जो है अमेरिकी गुट के करीब जाए, क्योंकि अमेरिका लोकतंत्र का बहुत बड़ा समर्थक है। लेकिन पंडित नेहरू इन दोनों गुटों से अलग होकर अपनी एक नई दिशा और तय करते हैं देश के लिए। तो आंतरिक और बाह्य कारणों में आपने देखा कि किस प्रकार से दुनिया दो गुटों में बटी हुई थी और विश्व में तीसरे विश्व युद्ध का उस दौर में साया मंडरा रहा था। इसलिए इन दोनों तत्वों ने भी भारतीय विदेश नीति को मध्यम मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया। अब देखिए सिद्धांत, तो भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत क्या क्या है बच्चों, अब इसको समझने का प्रयास करिए थोड़ा सा। तो देखिए भारतीय विदेश नीति के जो सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत में पहला आपको मिलेगा गुट निरपेक्षता का सिद्धांत। तो गुट निरपेक्षता क्या है बच्चों, कि किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वतंत्र रूप से अपने नीतियों का संचालन करना ही गुट निरपेक्षता है। गुट निरपेक्षता का मतलब बच्चों ये कतई ना समझिए कि निष्क्रिय होना, ये निष्क्रिय नहीं बल्कि सक्रियता का द्योतक है। इसको इस तरह से समझिए, गुट निरपेक्ष यानी सोवियत रूस या फिर अमेरिका पूंजीवादी गुट और सोवियत गुट से दोनों से अलग रहकर तीसरे गुट का निर्माण करना, यानी जो गुट निरपेक्ष है वह विश्व में भावी युद्धों को रोकने तथा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो नींव पड़ी थी बच्चों, वो 1955 में एफ्रो एशियाई यानी जो अफ्रीका और एशिया और अमेरिका दक्षिण अमेरिका देश थे जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, उन देशों का एक स्वतंत्र सम्मेलन था जिसमें यह तय किया गया कि हम लोग किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे बल्कि एक तीसरे गुट निरपेक्ष तीसरी जो विचारधारा है, नई विचारधारा दुनिया के सामने लेकर आए, जिसको गुट निरपेक्षता की नीति कहा गया। यह जो है गुट निरपेक्षता की नीति एफ्रो एशियाई सम्मेलन में जो है सर्वप्रथम इसका नींव पड़ा। और इसके बाद पहला इसका गुट निरपेक्षता का जो सम्मेलन था बच्चों, वह 1961 में बेलग्रेड यानी यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ। अब इसमें योगदान करने वाले कौन प्रमुख नेता थे तो आप नोट करते चलिए, हम आपको बता रहे हैं। तो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उसके साथ ही अगर आप देखिए तो गमाल अब्दुल नासिर जो कि मिस्र के उस समय राष्ट्रपति थे। तीसरे नंबर के व्यक्ति थे मार्शल जोफ ब्राज टीटो जो कि यूगोस्लाविया के जो है उस समय राष्ट्रपति थे। और चौथे हैं वामे एनक्रुमा जो कि घाना के राष्ट्रपति थे, और सुकर्णो इंडोनेशिया। इन 4 प्रमुख व्यक्तियों ने गुट निरपेक्ष देशों के यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन को स्थापित किया था। अब दूसरा देखिए पंचशील। तो पंचशील को समझने से पहले इसकी भूमिका हमने आपको बच्चों बताई थी कि जब भारत आजाद हुआ उसके बाद 1949 में चीनी साम्यवादी क्रांति हुई और चीन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आया, जिसको मान्यता देने में भारत प्रमुख देश रहा, जिसको साम्यवादी चीन को जो है मान्यता दिया। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। उस समय चूंकि भारत के पहले गृह मंत्री जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने चीनी आक्रमण से भारत को सतर्क रहने के लिए जो है आगाह किया था, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू को विश्वास था कि चीन भारत पर कभी आक्रमण नहीं कर सकता, और भारत ने तिब्बत पर शुरुआती आक्रमणों का खुलकर विरोध नहीं किया। ठीक है। और उसके बाद 1955, देखिए बच्चों समझिएगा, इस पंचशील समझौते को समझने के लिए आपको यह ध्यान देना पड़ेगा कि पंचशील समझौता 29 अप्रैल 1954, डेट याद रखिए बच्चों, 29 अप्रैल 1954 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी और चीन के राष्ट्रपति चाउ एन लाई के बीच हुआ था। अब ये पंचशील समझौता हम पिछले बार आपको समझा चुके हैं वीडियो में, लेकिन फिर से इसको एक बार आप समझिएगा कि ये पंचशील समझौता है क्या। तो देखिए पंचशील समझौते में जो पहली शर्त थी वह थी एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना, यानी एक दूसरे की स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करना। दूसरा इसमें है अनाक्रमण, यानी एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण ना करना। ठीक है, एक दूसरे देश पर अनाक्रमण संधि यानी एक दूसरे की सीमाओं पर आक्रमण न करना। तीसरा है परस्पर लाभ व समानता पर कार्य करना, और चौथा है इसमें हस्तक्षेप यानी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप यानी हस्तक्षेप
नहीं करना, यानी उससे दूर रहना आंतरिक विषयों से। और पांचवा इसमें था बच्चों पंचशील समझौते पे शांतिपूर्ण सह अस्तित्व में विश्वास करना। ये दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौता लागू हुआ था और भारतीय विदेश नीति में गुट निरपेक्षता के बाद पंचशील समझौते का व्यापक असर है। तीसरा है उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध। तो देखिए बच्चों, साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति ही उपनिवेशवाद को खड़ा करती है। आप याद रखिए, जब साम्राज्यवाद यानी दूसरे के राज्य को विजित करने की जो लालसा है और जब वह लालसा पूर्ण हो जाती है, यानी जब वह जिज्ञासा शांति हो जाती है, साम्राज्यवाद की प्रवृत्ति ही उपनिवेशवाद को स्थापित करती है। और जब पहला देश दूसरे देश पर अधिकार कर उस देश को अपना गुलाम बना लेता, उसके आर्थिक तथा राजनीतिक तथा सभी संसाधनों पर वह पूर्ण अधिकार कर लेता। जैसे भारत आजादी से पहले 1947 15 अगस्त 1947 से पहले ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। अब भारतीय विदेश का नीति का अगला निर्धारक तत्व है निशस्त्रीकरण। भारत चाहता है कि दुनिया में शांति रहे और एक समान निशस्त्रीकरण संपूर्ण देश यानी सभी देशों के लागू रहे। ऐसे विनाशकारी हथियारों का प्रयोग या निर्माण ना हो जो कि मानवता के लिए घातक हो। अगला निर्धारक तत्व है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थक। भारत यूएनओ यानी संयुक्त यूनाइटेड नेशन का समर्थक है और उसके और संस्थापक सदस्य भी है 24 अक्टूबर 1945 को, और वह उसके सभी आदेशों और तथा उसके नियमों को मानता है। और अंतिम जो इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण है वह है विश्व शांति का समर्थक। भारत प्रत्येक दशा में विश्व शांति यानी विश्व में युद्ध ना हो, परस्पर एक दूसरे का सहयोग रहे, विश्व शांति कायम रहे, यह भारतीय विदेश नीति का प्रमुख सिद्धांत है। ऐसे बहुत सारे सिद्धांत हैं, लेकिन बच्चों आपके हिसाब से 1 2 3 और ये 4 5 6 7 पॉइंट जो हमने बताए हैं, गुट निरपेक्षता, पंचशील, उपनिवेशवाद का विरोध यानी उपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध, निशस्त्रीकरण, संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थक और विश्व शांति का समर्थक, ये भारतीय विदेश नीति के प्रमुख तत्व रहे हैं। ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर हम बात करें तो देखिए, हमने उस दिन पहले वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि भारत के आजाद होने के बाद किस तरह से 1949 में जब चीन आजाद हुआ और 1950 में उसने तिब्बत पर आक्रमण किया, तो उसके बाद जब 1955 में पंचशील का समझौता होता है तो नेहरू जी आश्वस्त हो जाते कि चीन की तरफ से हमें कोई खतरा नहीं है। उसके बाद 1959 में जब 1958 में तिब्बत पर जो है चीनी सेना का आक्रमण हो जाता है और तिब्बत पर अधिकार कर लिया जाता है, तो दलाई लामा अपने समर्थकों के साथ भारत में शरण ले लेते हैं। 1959 में उनको शरण मिल जाती है, जिसे चीन एक शंका की दृष्टि से देखता है और उसे वह समझता है कि भारत उसके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और धोखे से 1962 पर भारत पर आक्रमण कर देता है, जिसमें भारत के जम्मू कश्मीर का जो आज अक्साई चीन यानी जिसको आप लद्दाख का इलाका बोलते हैं, आज अक्साई चीन पर जो है चीन काबिज है और वह अरुणाचल के तवांग पर भी अपना दावा ठोकता है। सिक्किम के विलय को भी वह मान्यता देने में ऐतराज करता है। उसके बाद जो भारत चीन संबंध है वो बड़े जटिल रहे। 1979 में जो है विदेश मंत्री के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन का दौरा किया। उसके बाद प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी ने 1988 में भारत चीन संबंधों को मजबूत करने के लिए चीन की यात्रा की। उसके बाद अगर देखा जाए तो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं 2014 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौर में जो है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आए और यहाँ कैलाश मानसरोवर के लिए वैकल्पिक रास्ता खोलने के लिए जो है समझौता किया गया। लेकिन उसके बाद अभी हाल ही में हमने इस वीडियो में चर्चा किया विस्तृत तरीके से किस तरह से गलवान घाटी और अरुणाचल और लद्दाख को लेकर हमारा और चीन के साथ लंबा सीमा विवाद है। यानी ये पूरा अगर देखा जाए तो चीन के साथ हमारे राष्ट्राध्यक्षों ने जो है हमेशा संबंध सुधारने के लिए प्रयास किए, लेकिन चीन ने हमेशा धोखा दिया। आज के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे सतर्क हैं। अब वह चीन को चीन की भाषा में जवाब देना चाहते हैं, क्योंकि जो पूर्व में भारत ने गलती की वह ऐसा नहीं करना चाहते। अगर बच्चों इसको ये समझिए कि इस समय
भारत और चीन के जो संबंध हैं वो ठीक नहीं हैं। यद्यपि व्यापार में भी कड़े प्रतिबंध लगाए गए भारत में हाल में तत्काल में, और सैनिक स्तर पर भी यह प्रतिबंध लागू है। अब दूसरा देश पाकिस्तान, इसके विषय में हमने आपसे चर्चा किया कि भारत और पाकिस्तान का जो संबंध था वो शुरू से ही कट्टापूर्ण रहा। दोनों देश एक ही भूभाग से आजाद हुए और उसके बाद 1948 में उन्हें कबायलियों ने, पाकिस्तानी कबायली और सेना ने किस तरह से जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करके उसके 1/3 भाग यानी उसके काफी अधिक भागों पर अधिकार कर लिया, जिसको गुलाम कश्मीर यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं। आज भारत आज भी दावा करता है कि ये क्षेत्र हमारा है और हमें मिलना चाहिए, जिस पर कि सीपेक यानी वन बेल्ट चाइना पॉलिसी के जो चीन और पाकिस्तान कॉरिडोर रोड बिछाया जा रहा है कराची एयरपोर्ट तक, बंदरगाह तक, तो भारत उसका शुरू से ही विरोध करता आया है। उसके बाद भारत और चीन पाकिस्तान के संबंधों का विश्लेषण करें तो 1960 में भारत और पाकिस्तान के तत्कालिक जो वहां के राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच विश्व बैंक की अध्यक्षता में मतलब हस्तक्षेप से एक समझौता हुआ, सिंधु जल विवाद, जिसका कि लगभग पालन सुनिश्चित है दोनों देशों की तरफ से। भारत पूरी तरह ईमानदारी से सिंधु जल समझौते का पालन कर रहा है। 1965 में जबकि हमारे प्रधानमंत्री उस समय थे, 1964 जो है चाइना युद्ध के बाद 64 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और 66 में जो है प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री। उस समय पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण कर दिया, जिसमें भारत कठिन आर्थिक दौर से गुजर रहा था। ऐसे में लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया और पाकिस्तानी सेना लाहौर पर घुसी, और इस दौर में गुजरात की तरफ से भी कच्छ में जो है पाकिस्तान ने मोर्चा खोला था, जहां पर उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद ताशकंद 10 जुलाई 1966 को ताशकंद समझौते के माध्यम से यह समझौता और विराम की घोषणा की गई। उसके बाद इंदिरा गांधी का दौर आता है। इंदिरा गांधी एक आक्रामक महिला थी और 1970 में पाकिस्तान में आम चुनाव होता है। हमने इसके पहले वीडियो में आपसे चर्चा किया था और उस चुनाव में बड़ा ही अधूरा जनादेश मिलता है। आवामी लीग बांग्लादेश, जो कि इस समय शेख हसीना जिसकी प्रधानमंत्री है बांग्लादेश, उनके पिता शेख मुजब्बिर रहमान, पूर्वी पाकिस्तान यानी जो बांग्लादेश है वहां आवामी लीग को बहुमत मिला और पाकिस्तान में जो है जुल्फिकार अली भुट्टो को जो है बहुमत मिलता है। ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का दमन किया जाता है पाकिस्तानी सेना का और बांग्लादेशियों पर जो है सांस्कृतिक आधार पर जो है भेदभाव, भाषाई आधार पर भेदभाव किया जाता है, जिसके बाद करीब 20 लाख शरणार्थी मुक्ति जो बांग्लादेश मुक्ति दल के लोग थे वो भारत में शरण लेते हैं। तब इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी और 1972 में भारत ने करारी पराजय पाकिस्तान को दी और लगभग बच्चों 90 लाख पाकिस्तानी सैनिकों ने सरेंडर कर दिया भारत के सामने, और भारत ने जो है फिर अपनी तरफ से एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर दी और एक नए राष्ट्र का रूप में भारतीय उपमहाद्वीप में बांग्लादेश का उदय होता है। इसको लेकर आपसे प्रश्न बनता है कि क्या बांग्लादेश के जो उत्थान पर भारत की जो क्षेत्रीय स्तर पर एक शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करता है? तो वास्तव में ऐसा नहीं है। भारत आक्रामक देश नहीं है, लेकिन वह क्षेत्रीय अखंडता और सुनिश्चित करना चाहता है, क्योंकि स्थिरता बनी रहे, चाहे वह भूटान से संबंधित मामला रहा हो, चीन के संबंध में वो हस्तक्षेप करता है। ठीक है बच्चों, इसको इस तरह समझिए। और उसके बाद 1972 में शिमला समझौता होता है जनरल जो जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच में 3 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के माध्यम से यह संधि विराम घोषित हो जाता है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान से संबंध जो है बेहद कटुतापूर्ण ही रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा बस सेवा, लाहौर से आगरा से बस सेवा जो शुरू की गई 1999 में, संबंध सुधारने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। लेकिन पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर फिर छुरा घोंपा और कारगिल का वार हम पर जो है कारगिल के रूप में हमारे क्षेत्र को अधिकार कर लिया। ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारतीय सेना और रणबांकुरों ने कारगिल की चोटियों पे मेजर विक्रम बत्रा, मनोज सिंह जैसे शूरवीरों के बारे में आप पढ़िए, बच्चों प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कारगिल की उस अपने अदम्य साहस के बल पर कारगिल विजय की। उसके बाद भारत पाकिस्तान के संबंध फिलहाल जो इस दौर के बाद किए जाए, आतंकवाद, सीमा पर गोलीबारी, इसको गरीबी से पॉइंट समझिए, आतंकवाद, सीमा पर गोलीबारी तथा कश्मीर पर जो हस्तक्षेप करने की उसकी नीति है, इसके कारण हमारे संबंध मधुर नहीं है।
और इस तरह से आप देखिए आज के दौर में भी यही इन्हीं मुद्दों पर पाकिस्तान से हमारा मनमुटाव चल रहा है। तो बच्चों इस पर अगर हमने एक विस्तृत अब एक चर्चा और आपसे कर दें इस पूरी वीडियो में कि भारत का जो परमाणु कार्यक्रम था 1974 में भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था जो है राजस्थान के पोखरण में, जिसको हंसते हुए बुद्ध कहा गया। बाद में भारत ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में 5 परमाणु परीक्षण करके जो है अब भविष्य में परमाणु परीक्षण न करने की घोषणा के साथ जो है अपने को परमाणु संपन्न घोषित किया। उसके बाद पाकिस्तान ने भी 1974 के बाद मतलब 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए। पाकिस्तान ने भी भारत की प्रतिक्रिया में परमाणु परीक्षण किए। तो फिर आर्थिक प्रतिबंधों से भारत को जूझना पड़ा। लेकिन आज के दौर में आप अगर देखें तो भारत ने जो अपने परमाणु कार्यक्रम चलाए थे वह अपनी अखंडता और अपने देश की रक्षा के लिए किया था। और भारत अपनी परमाणु नीति में कहता है कि हम सर्वप्रथम किसी दूसरे देश, जब तक कोई दूसरा देश हम पर परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेगा तो हम किसी देश पर परमाणु बम का प्रयोग सर्वप्रथम नहीं करेंगे। ये भारत की स्वघोषित नीति है। यद्यपि भारत पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1968 में परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा गया, लेकिन भारत ने परमाणु अप्रसार संधि को अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद 1995 में जो एक व्यापक परीक्षण निषेध संधि, जिसको कि सीटीबीटी कहते हैं, हमने इस पहले वीडियो में इसकी चर्चा की है, सीटीबीटी पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत को विवश किया गया। लेकिन भारत ने इसे भेदभावपूर्ण कहा कि ये 9 विकासशील देश यानी नए परमाणु शक्ति संपन्न देशों के साथ ये भेदभावपूर्ण नीति है और भारत ऐसी किसी भी नीति को स्वीकार नहीं करता। तो बच्चों इस पूरे चैप्टर में जो हमने आपको इस पूरे पॉइंट के माध्यम से समझाया, इसको ठीक से समझिएगा। जहां पर ना समझ में आए वीडियो में कमेंट करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर जहां नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक को हम फिर से आपके सामने एक नए वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करेंगे।